खंड 2 अध्याय 51। उस आदमी की गहरी और चुंबकीय आवाज उसे जानबूझकर याद दिलाती थी कि उनका रिश्ता कितना अंतरंग था। डिंगमी का चेहरा लाल हो गया। उसे नहीं पता था कि उसने इस समय इसका उल्लेख क्यों किया। उसने रेलिंग पकड़ ली और कहा, इसलिए मैं चिंतित हूँ। लू शी मियाँ अभी भी उसके खिलाफ झुके हुए थे। उनकी उपस्थिति आलसी थी। उनकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। उसे देखते हुए डिंगमी ने अपना सिर उठाया। हाँ? जिंगहाई शहर में क्यों? क्योंकि वहां किराए के लिए एक कमरा था। डिंगमी ने अपना सिर नीचे किया, अपने होंठ काटते हुए। इसके अलावा मैं भुगतान कर सकती हूँ। लू शी मियाँ ने अपने होंठ चाटे। निराशा उसकी आंखों की गहराई में चमक गई और वह जोर से हंसी। ठीक है, पूछना अनावश्यक समझो। डिंगमी ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया जैसे कि वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। ल्यूक थोई मियाँ ने नजरें फेर ली, काउंटर पर पड़े सिगरेट के पैकेट को उठाया और एक और सिगरेट निकाली, फिर सिगरेट जलाई। वह मुड़ा, रेलिंग के सहारे झुका और आंगन में धूम्रपान करने के लिए बाहर देखा। हवा में तंबाकू की हल्की गंध बनी हुई थी, जो धीरे धीरे गायब हो रही थी। थोड़ी देर बाद डिंगमी खुद को यह पूछे बिना नहीं रख सका, लू शी मियाँ, क्या तुमने वाकई अपने घर का ताला बदल दिया है? चाबी और घर का कार्ड अभी भी उसकी जेब में था। इससे पहले उसने कहा कि उसने ताला बदल दिया है। उसे इस पर संदेह नहीं था, लेकिन अभी जब उसने अचानक इसके बारे में पूछा तो वह थोड़ा संदिग्ध महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। लू शी मियाँ ने उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर तुम उत्सुक हो तो तुम इसे क्यों नहीं आजमाती? इसे आजमाओ। डिंगमी ने इसे आजमाने के बारे में कभी नहीं सोचा था और हिम्मत भी नहीं की। उसने अपने होठों को सिकोड़ा और मजाक किया। मुझे डर है कि दूसरे लोग सोचेंगे कि मैंने किसी के घर में सेंध लगाई है। लू शी मियाँ को यह मजेदार नहीं लगा, लेकिन उसने फिर भी अपने होठों को सिकोड़ लिया, इसके विपरीत, उम्मीद करते हुए कि वह इसे आजमाएगी। पिछली डिंगमी हमेशा बहुत बोल्ड साइड रखती थी। हालांकि कभी कभी वह बेहद डरपोक भी होती थी, लेकिन यह अभी भी उसके वर्तमान बेईमान रूप से बहुत अलग था। दोनों कुछ मिनटों तक चुपचाप खड़े रहे। एक काली केन कार यार्ड में घुसी, उनके सामने रुकी। लू शिफेंग ने कार का दरवाजा खोला। लू शिमियान और डिंगमी को पोर्च पर खड़े देखा, अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराया। क्या अभी भी ग्रिल नहीं किया गया है? डिंगमी मुस्कुराई। यह शुरू होने वाला है। लू शिफेंग ने उनकी ओर देखा। तुममें से बाकी लोग कहाँ हैं? डिंगमी ने कहा, ऊपर एक फिल्म देख रहे हैं। लू शिफेंग ने सिर हिलाया, यार्ड के चारों ओर चला गया और घर में प्रवेश किया। जैसे ही फिल्म खत्म हुई, डू मिंगवेई और जू कियान पहली मंजिल पर रहने वाले कमरे में इकट्ठे हुए। दो मिनहवी मुस्कुराया, मिस्टर ल्यूक, क्या आप वापस आ गए? ल्यूक थोई फोंग अभी अभी एक व्यापारिक यात्रा से लौटा था और जानता था कि वे घर पर ल्यूक थोई मियाँ का जन्मदिन मना रहे हैं, इसलिए वह क्वेट बेओ को लेने के लिए दौड़ा। वह मुस्कुराया, मैं यहाँ मौज मस्ती में शामिल होने आया हूँ। डू मिंगवेई ने लू शी फेंग को लंबे समय से नहीं देखा था। यह अच्छा है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा होगा। डिंगमी ने अपनी घड़ी देखी, 8:30 बज चुके थे। लू शी मियाँ ने अपनी सिगरेट बुझाई, बाहर चली गईं और जू कियान की ओर देखा। चलो आग जलाते हैं। कोयला और चूल्हा पहले से ही यार्ड में रखा हुआ था। लू शी मियाँ और जू कियान ने जल्दी से आग जलाई। कुछ लोगों ने चूल्हे को घेर लिया, इत्मीनान से मांस को ग्रिल पर रखा। किन यांग ने बियर निकाली और सभी में बांट दी। जब उसने इसे लू शी मियाँ को दिया तो उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। डिंगमी ने बोतल का ढक्कन कसकर बंद किया, चुपचाप अपना सिर उठाया और उसकी ओर एक नजर डाली।
उसे डुमिंग वेई द्वारा बताई गई उसके नशे में होने की कहानी याद आ गई। उन्होंने शादी में शराब नहीं छुई और अंतिम वर्ग के पुनर्मिलन। मुझे आश्चर्य है कि यह आज से संबंधित है। दीना मैट को देखा, मुस्कुराया। तुम मेरे बारे में क्या गुस्से में हो? दीना मैट शर्मिंदगी में शर्मा गया, अभी भी बैठने में असमर्थ है। और टैन डांग के कंधे को थपथपाया। आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा ब्राट। चुप बैठो, चलो खाना खाते हैं। किन यांग ने लू शी मियाँ की भौहें सिकोड़ी हुई देखीं। यह जानते हुए कि वह बहुत आगे निकल गया था, उसने डिंग मी की ओर देखा, एक और शब्द नहीं कहा और उदास होकर मांस खाया। डिंग मी का चेहरा लाल था, बेहद शर्मिंदा। लू शी मियाँ ने पहले ही अपनी सामान्य अभिव्यक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया था। डिंग मी को देखा और उसे मांस की एक कटार दी। तुम वहां क्यों खड़ी हो? उसे अकेला छोड़ दो। दीनमत ने अपना सिर हिलाया और अनिच्छा से मुस्कुराई। उसने जो खाना दिया उसे स्वीकार कर लिया, अपने होठों को दबाया और अचानक बियर की कुछ घूंट लेने के लिए अपना सिर उठाया। वह भी अपने दुख को दूर करने के लिए नशे में होने का एहसास आजमाना चाहती थी। ल्यूक थोई मियाँ ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा। आज रात मौसम बहुत अच्छा था, आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, चांद शीशे की तरह चमक रहा था। डिंग मी ने केवल एक मोटा सफेद ऊनी स्वेटर पहना था, जो दिन में पहनने के लिए उपयुक्त था, लेकिन रातें ठंडी थी। वह एक ठंडी इंसान थी। जब भी हवा चलती तो वह कांप उठती, यहाँ तक कि आग के सामने बैठने पर भी वह कई बार छींकती थी। लू शी मियाँ ने उसकी ओर देखा, ठंडी मुस्कान के साथ, ग्रिल्ड खाना खाते हुए और सफेद स्वेटर पहने हुए। डिंग मी, क्या तुम बेवकूफ हो? डिंग मी ने अपनी नाक को ढक लिया, अपना सिर उसकी ओर घुमाया, इससे पहले कि वह अक्सर कहता, डिंग मी, क्या तुम बेवकूफ हो? उसने अपने आसपास सबको देखा। अचानक उसे लगा जैसे कुछ भी नहीं बदला है। दो मिनहवी ने उसकी ओर देखा। लड़कियां एक दूसरे को समझ रही थी, स्वेटर पहन रही थी क्योंकि वह अच्छा लग रहा था। वह मूल रूप से डिंग एमआई को कपड़े बदलने के लिए अपने घर जाने के लिए कहती थी, लेकिन अब वह शायद ही कभी घर पर रहती थी और वे सभी पुराने कपड़े थे। मिंग वेई ने जल्दी से उसे दूर धकेल दिया, पलक झपकते हुए, जाओ, पल, फिर भी अंदर चला गया। कमरा थोड़ा गड़बड़ था। किन यांग ने खेलने के बाद उसके बाद सफाई नहीं की। चार्जिंग कॉर्ड फर्श पर बिखरा हुआ था। डिंग एमआई कूद गया। उसका कमरा पहले से ज्यादा अलग नहीं था, सिवाय बिस्तर और सिंगल सोफा के जो बदल दिए गए थे। लू शी मियाँ ने एक काला कोट उठाया और उसकी ओर देखा। क्या मुझे यह पहनना चाहिए? डिंग मी ने उस पर नजर डाली और सिर हिलाया। हाँ, उसके घर के कपड़े हमेशा बहुत आरामदायक होते थे, पहले से ज्यादा अलग नहीं, मुख्य रूप से काले रंग की हुडी और हुडी। डिंग मी ने पहले भी कई बार उसके कपड़े पहने थे। उसे अचानक लगा कि उनके मौजूदा रिश्ते के साथ उसके कपड़े पहनना बहुत अंतरंग लग रहा था। लेकिन ल्यूक थोई मियाँ ने ऐसा नहीं सोचा। उसने शर्ट ली, पीछे मुड़ा, 2 कदम आगे बढ़ा और उसे दे दिया। इसे पहन लो। दिनमैट ने शर्ट ली, उसके कान लाल हो गए और उसने बुदबुदाया, धन्यवाद। आप बहुत विनम्र हैं। उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया, फिर रुक गया। तन डांग की बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हें पता है, वह हमेशा ऐसी ही बकवास करता रहता है। दिनमत ने अपना सिर हिलाया, मुझे पता है। फैटी गुई धीरे धीरे ल्यूक थोई मियाँ के कमरे में घुसा, बिस्तर के किनारे तक गया और ऊपर चढ़ने का इरादा किया। ल्यूक थोई मियाँ ने नजर डालने के लिए अपना सिर नीचे किया, फिर तुरंत उसे लात मारकर दूर कर दिया। मोटा संतरा लुढ़क कर दीन मैट के पैरों के पास आ गया। दीनमत ने सिर नीचे करके देखा। फैटी गुई ने अपने नाखून फैलाकर उसके टखने को रगड़ा, मानो भीख मांग रहा हो। दीनमत लाचार थी, वह उसे क्यों रगड़ रहा था?
उसे बिस्तर पर आने देने का कोई अधिकार नहीं था। दीना मत फैटी गुई को उठाने के लिए नीचे झुकी। 10 किलोग्राम से ज्यादा वजन की वजह से वह लड़खड़ा गई और उसकी सांस फूलने लगी। किसी कारण से हर बार जब वह फैटी ऑरेंज को गले लगाती थी तो उसे ऐसा लगता था कि वह भारी हो रहा है। उसने उसके फर को सहलाया और कहा, फैटी ऑरेंज का वजन फिर से बढ़ गया होगा। यह तराजू आधा किलो का था। लू शी मियां ने अपना सिर नीचे करके अपनी बाहों में फैटी ऑरेंज को देखा। यह बिल्ली हमेशा उससे चिपकना पसंद करती थी। लोग कहते हैं कि पालतू जानवर लोगों को पहचान सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह मोटी बिल्ली अभी भी उसे पहचानती है। उसकी आंखें उसके चेहरे पर घूम गईं। स्पष्ट रूप से एक छोटा गोल चेहरा अब उसकी थोड़ी थोड़ी नुकीली हो गई थी। पहले की बचकानी मोटाई की कमी थी। उसका बड़ा कोट पहने हुए वह और भी छोटी लग रही थी। उसने दूसरी ओर देखा। तुम्हारा वजन कम हो गया है, दीन मैट इनकार नहीं कर सका। वह एक ऐसी महिला है जिसका वजन बढ़ाना मुश्किल है। सौभाग्य से वह पतली नहीं है। उसकी हड्डियों की संरचना छोटी है और एक पतली और मुलायम आकृति है। इससे पहले ल्यूक थोई मियाँ खुद का मजाक उड़ाते थे, तुम्हें पालना 10 मोटे मंदारिनों को पालने से भी ज्यादा कठिन है। दिनमट ने जवाब दिया, क्या तुम नहीं जानते? 10 में से 9 बिल्लियां मोटी होती हैं। तुम दुबली हो। हालांकि उसने पाया कि उसने जो कहा वह समझ में आता है और वह उससे बहस नहीं कर सकता। उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसका हाथ उसकी शर्ट के अंदर टटोल रहा था, धीरे से हंस रहा था, दुर्भावनापूर्ण ढंग से मजाक कर रहा था। सौभाग्य से यह हिस्सा पतला नहीं है। डिंगमी ने उस दिन की आकर्षक छवि को याद किया, अपना सिर नीचे किया और अपने बुखार भरे चेहरे को रगड़ा। यह वास्तव में ठीक है। क्या अब पतला होना फैशनेबल नहीं है? लू शी मियां ने उसकी ओर देखा और कुछ कहने ही वाला था कि उसकी जेब में रखे फोन की घंटी बज उठी। उसने इसे देखने के लिए अपना फोन निकाला और डिंगमी ने अपना सिर उठाया। गलती से स्क्रीन पर 3 शब्द जियांग के डू देखे और चुपचाप अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। लू शी मियां ने तुरंत अपना फोन बंद कर दिया और उसे वापस अपनी जेब में रख लिया। कल जियांग के डू ने फोन किया और कहा कि वह उसे अपना जन्मदिन मनाने के लिए रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहती है, लेकिन उसने मना कर दिया। हाल के वर्षों में उन्होंने शायद ही कभी अपना जन्मदिन मनाया हो। कई बार ऐसा हुआ कि वे तुखियन और तान डांग के दिल को नहीं छू पाए, इसलिए उन्हें खाना खाना पड़ा और जन्मदिन यूं ही बीत गया। पिछले साल 2 मिनहवी ने बारबेक्यू का सुझाव दिया। कुछ लोग यार्ड में बैठे, स्टोव चालू किया और साथ में मीट ग्रिल किया। लेकिन एक व्यक्ति को खोना आधी दुनिया को खोने जैसा है। यह भयानक लगता है। डू मिंग वेई ने अचानक कहा, मुझे अचानक डिंगमी की बहुत याद आ रही है। उसके बिना मांस भूनना अच्छा नहीं है। किन यांग ने भौहें सिकोड़ी, तुम उसका जिक्र क्यों करते हो? यह एक बोझ है। लू शी मियां ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में भी यही सोचा। सिर्फ ग्रिल्ड फूड खाना ही नहीं, बल्कि एक साये की तरह महसूस करना, चाहे आप कुछ भी करें, जहां भी जाए, यहाँ तक कि जब आप सोए तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को मिस कर रहे हैं। नए साल के ब्रेकअप के बारे में सोचते हुए उसने खुद को मजबूर किया कि वह उसे मिस न करे और उसके बारे में न सोचे, लेकिन जितना ज्यादा उसने किया, उसे भूलना उतना ही मुश्किल होता गया। दीन मैट इतने सालों से उसके साथ था। यह पछतावा था, यह प्यार था, यह एक आदत भी थी। दीन मैट ने फिर से उसकी ओर देखा, तुमने फोन नहीं उठाया? यह मेरा काम है, लू शी मियां ने उदासीनता से उत्तर दिया। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जिज्ञासु है। डिंगमी ने अपना सिर नीचे किया और फैटी गुई को बाहर ले गई। तो चलो नीचे चलते हैं।
डिंगमी के कदम थोड़े जल्दबाजी में थे। जब वह टेबल के पास से गुजरी तो उसका एक पैर जमीन पर चार्जिंग कॉर्ड पर फिसल गया। वह अपना संतुलन नहीं रख सकी। उसका शरीर आगे की ओर गिर गया। वह डर के मारे चिल्लाई, आह! लू शी मियाँ ने जल्दी से उसकी कमर पकड़ ली, उसे पीछे खींच लिया। डिंगमी अभी भी फैटी गुई को पकड़े हुए थी। बिल्ली लगभग उसके हाथों से फिसल गई। पलक झपकते ही वह और बिल्ली दोनों पीछे वाले व्यक्ति की बाहों में खींच लिए गए। उनकी पीठ उस व्यक्ति की मजबूत छाती से दब गई। खंड 2 अध्याय 52। बहुत समय हो गया था जब वे एक दूसरे के इतने करीब आए थे। अचानक हुई अंतरंगता ने दोनों को चौंका दिया था। डिंगमी अभी भी फैटी गुई को पकड़े हुए थी। उसने अपनी कमर के चारों ओर कसकर बंधे मजबूत हाथ को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसका दिल धड़क रहा था। उसका दिल उथल पुथल में था। क्या तुम नहीं जानती कि तुम कहाँ चल रही हो? आदमी की थोड़ी गहरी आवाज उसके सिर के ऊपर से गूंजी। उसकी कमर के चारों ओर बंधा हाथ अभी भी नहीं हिला था। डिंगमी ने अपने पैर हिलाए। मदद करने में असमर्थ थी, लेकिन अपना सिर घुमाकर उसे देखने लगी। लू शी मियाँ ने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसकी गर्म सांसें डिंगमी के चेहरे पर बह रही थी। उसकी आंखें उसके खुले हुए होठों पर घूम गईं। उसका लिंग थोड़ा सा हिल गया और उसने जल्दी से अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली। उसने अपनी पकड़ ढीली की, एक कदम पीछे हटा, अपनी मुट्ठी कसी, उसे अपनी जेब में डाला और आगे बढ़ा। चलो नीचे चलते हैं। डिंगमी ने उसकी पीठ की ओर देखा, फैटी गुई को गले लगाया और उसके पीछे चली गई। दरवाजा बंद करो। हाँ, वह दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ी। अपना सिर घुमाकर देखा, वह पहले ही कुछ कदम नीचे जा चुका था। फैटी गुई उसकी बाहों में छटपटा रहा था। डिंगमी ने एक पल के लिए ध्यान नहीं दिया। वह नीचे खिसक गया, सुस्ती से मेज पर कूद गया। उसने अपना सिर नीचे करके देखा, फिर उस लंबी आकृति को देखा जो पहले से ही मुख्य द्वार पर पहुंच चुकी थी, अपने होठों को सिकोड़ते हुए। अभी अभी लू शी मियाँ उसे चूमना चाहती थी। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। ऐसा कैसे हो सकता है? वह कल्पना कर रही होगी। डिंगमी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, जल्दी से नीचे चली गई और बाहर यार्ड में चली गई। लू शी मियाँ पहले ही अपनी कुर्सी पर पीछे झुक चुकी थी। डुमिंग वेई ने अपना सिर घुमाया और उनकी तरफ मुस्कुराई। किसी ने नहीं पूछा कि उन दोनों को सिर्फ एक शर्ट लेने में इतना समय क्यों लगा। लू शी फेंग ने जू कियान और डू मिंग वेई को देखा, मुस्कुराते हुए पूछा, आप दोनों लंबे समय से प्यार में हैं, फिर भी शादी करने की योजना नहीं बना रहे हैं? डू मिंग वेई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, प्यार शादी से बेहतर है। जू कियान ने भौहें सिकोड़ी। हाई स्कूल में उन्हें पता था कि दो मिन्हवी को ल्यूक थोई फोंग पसंद है, और वे ल्यूक थोई फोंग की इसलिए भी प्रशंसा करते थे क्योंकि वे उनसे कुछ साल बड़े थे, बुद्धिमान और परिपक्व थे, तथा हमेशा दूरदर्शी थे, जो कुछ साल पहले उनमें नहीं था। अब वह भी बड़ा हो गया है, लेकिन कभी कभी वह अभी भी तर्कहीन हो जाता है, अच्छा नहीं कर पाता। वह ल्यूक थोई फोंग की तरह गहराई से नहीं सोच पाता। उसने दो मिन्हवी को तिरछी नजर से देखा, मुस्कुराया, मैं तैयारी कर रहा हूँ। टैन डोंग ने मजाक उड़ाया, हाँ, यह लड़का जल्द ही प्रपोज करने की योजना बना रहा है, शुरू से अंत तक। दो मिन्हवी केवल मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। ल्यूक थोई फोंग ने तु खिएन की ओर देखा, अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराया। वह जानता था कि हाई स्कूल में इस लड़के के उसके प्रति शत्रुतापूर्ण इरादे थे, और बेशक वह यह भी जानता था कि दो मिन्हवी उसे पसंद करता था। लेकिन उस समय वह उनसे कुछ साल बड़ा था और उनके साथ बच्चों जैसा व्यवहार करता था, परवाह नहीं करता था। अब वे सभी बड़े हो गए हैं। दो मिन्हवी भी एक सुंदर परिपक्व लड़की है। वे दोनों उस समय एक साथ कैसे आए?
वह थोड़ा बहुत जानता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में इतनी जल्दी एक साथ रहने के लिए उपयुक्त नहीं होते। 11 बजे के बाद सभी लोग केक काटने के लिए लिविंग रूम में वापस चले गए। डिंगमी और डू मिंग वेई ने मोमबत्तियां जलाईं, अपना सिर घुमाया और कहा, लाइटर। लू शी मिया ने उसकी ओर देखा और लाइटर अपनी हथेली में रख लिया। दीनहमत ने देखा, यह वही लाइटर था जो उसने पिछली बार लिया था। दो मिन्हव्य को भी यह लाइटर याद आया। वे आश्चर्यचकित हुए और बोले, यह लाइटर, क्या यह वही है जिसे तुमने मुझसे अपने लिए बनाने के लिए कहा था? डिंगमी ने एक लाइटर जलाया, एक मोमबत्ती जलाई और धीरे से कहा, हाँ। डू मिंग वेई ने लू शी मिया को देखा और मुस्कुराए, मैंने इसे सालों से नहीं देखा है। क्या आपने इसे तब निकाल लिया जब आपने डिंगमी को वापस आते देखा? डिंगमी, क्या उसे यह बताना चाहिए कि उसने इसे निकाल लिया था? लू शी मिया ने कुछ नहीं कहा और मंद मंद मुस्कुराए। उसने 27 मोमबत्तियां जलाईं। उसने लाइटर उसे वापस कर दिया। कोई इच्छा करो, डू मिंग वेई हंसे और आग्रह किया। डिंगमी ने भी उम्मीद से उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। लू शी मिया ने सीधे मोमबत्ती बुझा दी और अपनी आवाज कम कर दी। कंपनी का मूल्य दोगुना हो गया है। लू शी मिया ने मंद मंद मुस्कुराया, न तो इनकार किया और न ही स्वीकार किया। 12 बजे के बाद जन्मदिन की पार्टी समाप्त हो गई। लू शी मिया को छोड़कर बाकी सभी नशे में थे। दो मिनहवी और तू खिएन दो के घर पर सो सकते हैं। तान डांग ल्यूक थोई मिया के घर पर रहने की योजना बना रहा है। केवल दीनहमत घर जाना चाहता है। लू शी मिया ने चाबी निकाली और उसकी ओर देखा, चलो, मैं तुम्हें विदा करता हूँ। डिंगमी ने देखा कि देर हो चुकी है। झिझकते हुए, मैं खुद टैक्सी पकड़ सकता हूँ। तुम्हें जल्दी आराम करना चाहिए। लू शी मिया ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, क्या मैं यहाँ टैक्सी बुला सकता हूँ? डिंगमी ने उसे देखा, विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। बुदबुदाई, तो फिर तुम्हें परेशान करूंगी। लू शी मिया ठंडे स्वर में हंसी, पलटी और चली गई। डिंगमी ने अपने होठों को थोड़ा मोड़ा और उसका पीछा किया। लू शी मिया बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर जिंगहाई शहर पहुंचे। क्योंकि वह जिस कार को चला रहे थे वह मर्सिडीज बेंज नहीं थी, इसलिए सिस्टम पर कोई प्रवेश और निकास डेटा नहीं था। पड़ोस में प्रवेश करने से पहले उन्हें एक कार्ड लेना था। सुरक्षा गार्ड ने कार्ड दिया। उन्होंने कार की खिड़की नीचे की और उसे प्राप्त किया। ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा गार्ड जियाओ वेई ने लू शी मिया और लड़की को यात्री सीट पर बैठे देखा, लेकिन स्थिति में अंतर के कारण वह उनके चेहरे को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। लेकिन उसने हिम्मत करके पुष्टि की कि यह आदमी मिस्टर ल्यूक था। उन्होंने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था। वह खुशी से नमस्ते कहने ही वाला था कि ल्यूक थोई मिया गाड़ी चलाकर चली गईं। जियाओ वेई सुरक्षा कक्ष में खड़ा था। उसका मुंह असहाय रूप से खुला हुआ था। इमारत के नीचे की ओर भागते हुए ल्यूक थोई मिया ने दीन मैट को देखा। कल तुम्हें एक कार्यक्रम रिकॉर्ड करना है। दीन मैट ने हाँ कहा। ल्यूक थोई मिया ने सिर हिलाकर यह दिखाया कि वह समझ गया है। वास्तव में उसे उसका इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेना पसंद नहीं था। तुम घर जाओ। हाँ, सड़क पर सावधान रहना, डिंगमी ने रुककर कहा। तुम तेज चलाओ, थोड़ा धीरे चलाओ। लू शी मिया मुस्कुराए। ठीक है, मुझे पता है। डिंगमी ने उसकी ओर देखा, वह भी मुस्कुराई। अलविदा। उसे दूर जाते देख लू शी मिया ने कार घुमाई और घर की ओर चल दिए। जब उसने सुरक्षा कक्ष में कार्ड लौटाया तो सुरक्षा गार्ड ने तुरंत इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन खुशी से उसका अभिवादन किया। मिस्टर लू, क्या आप मिस्टर लू हैं? लू शी मिया ने अपना सिर उठाया। क्या बात है? जियाओ वेई मुस्कुराया। कुछ नहीं, मैंने तुम्हें कुछ सालों से नहीं देखा है। लू शी मिया के मन में अभी भी इस सुरक्षा गार्ड के बारे में कुछ धारणाएं थी,
लेकिन वह वास्तव में गेट पर रुककर बात करने के मूड में नहीं था। उसने अपना सिर हिलाया, जाने का इरादा किया। इस समय पड़ोस से बहुत अधिक कारें नहीं निकल रही थी। जियाओ वेई ने अपना सिर खुजलाया। क्या मिस डिंग ने तुम्हें चाबी और घर का कार्ड लौटा दिया? तभी लू शी मियाँ ने अपना सिर घुमाकर उसे देखा, संदेह में भौहें सिकोड़ते हुए। क्या? जियाओ वेई पूरी कहानी बताना चाहता था, लेकिन आधी कहानी ही सुनाते सुनाते एक कार निकल गई। इसलिए लू शी मियाँ के पास गाड़ी चलाकर चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियाओ वेई को लगा कि वह जा रहा है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने कार को सड़क के किनारे पार्क किया, दरवाजा खोला, बाहर निकला और वापस मुड़ गया। लू शी मियाँ ने यह सुनने के बाद उसकी भौहें और भी सिकुड़ गईं। तुमने कहा, उस दिन जब वह चली गई तो रोने से उसकी आंखें सूज गई थीं? जियाओ वेई ने अजीब तरह से सिर हिलाया। उसे घर के मालिक द्वारा पूछे गए किसी भी काम को बहुत अच्छी तरह याद रखने की आदत थी। इतने सालों के बाद भी उसने अभी तक वह चाबी और कार्ड नहीं लौटाया था जो दिन मैट ने ल्यूक थोई मियाँ को भेजा था, और वह हिचकिचाता रहा। आखिरकार ल्यूक थोई मियाँ ने धन्यवाद कहा। वापस जाते समय ल्यूक थोई मियाँ को सुरक्षा गार्ड के शब्द, रोने से उसकी आंखें सूज गई थी, याद आते रहे। शायद 12वीं कक्षा की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उसने उसे बहुत रोते देखा। कुछ चीजों को छोड़कर लू शी मियाँ उसे रोते हुए नहीं देख सकता था। रोते हुए फिल्में देखना भी बहुत दयनीय लगता था। उसने इस बात को समझा। कभी कभी जानबूझकर उसे सांत्वना देने के लिए कुछ आंसू भी निचोड़ लिए। तब तक रोती रही जब तक उसकी आंखें सूज नहीं गईं। फिर भी तुम क्यों टूटना चाहते हो? उसने सिगरेट का पैकेट खोजा, यह खाली था। उसने इसे हताशा में फेंक दिया, स्टीयरिंग व्हील पर दस्तक दी, कार की खिड़की नीचे की और बाहर देखा। अगली शाम डिंगमी समय पर फिल्मांकन सेट पर पहुंच गया। 2 महीने ने पहले ही एक मेकअप आर्टिस्ट ढूंढ लिया था और उनके साथ मिलकर उसके लिए ड्रेस चुन रही थी। जब मैट ने देखा कि वे कितने गंभीर थे, तो वह थोड़ी घबरा गई और उसने धीरे से सुझाव दिया, इतना नाटकीय होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कोई सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ। शो में होना पहले से ही बहुत बोल्ड था। उसे लगा कि बहुत ज्यादा तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है। डू मिंग वेई ने उसे घूर कर देखा। नहीं, तुम बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, डिंगमी। उसे हिलाने में असमर्थ डिंगमी केवल मेकअप कलाकार को इधर उधर लुढ़कने दे सकती थी। डिंगमी पहले से ही खूबसूरत थी। हल्के मेकअप ने उसे और भी उज्ज्वल बना दिया। जैसे ही वह खड़ी हुई, मेकअप कलाकार ने तुरंत प्रशंसा की। मिस डिंग, आप डेब्यू के लिए तैयार हैं। डिंगमी जानती थी कि आज की रिकॉर्डिंग में भाग लेने वाले उसी उद्योग के लोग, 3 पुरुष और 1 महिला, सभी को उससे ज्यादा उद्योग का अनुभव था। उनमें 40 साल से ज्यादा उम्र का एक पुरुष आवाज अभिनेता भी था, जिसने अनगिनत टीवी सीरीज, एनिमेशन, विज्ञापन आदि की डबिंग में हिस्सा लिया था, और वह उद्योग में एक सम्मानित वरिष्ठ होने के पूरी तरह से योग्य था। जब डिंगमी ने बीजिंग में उसके साथ काम किया था, तो उसने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया था। दूसरी आवाज अभिनेत्री उससे 3 साल बड़ी थी। उसका नाम था डीप कैम। डीप कैम ने उसे देखकर मुस्कुराया। जब तुम स्टेज पर जाओगी, तो हर कोई तुम्हें एक महिला स्टार समझेगा। डीन मैट थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी बहुत खूबसूरत हो। डीप कैम मुस्कुराया, अभी भी तुमसे बहुत पीछे हूँ। इस शो के प्रसारण का इंतजार करो। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम मशहूर हो जाओगी। वॉइस एक्टिंग इंडस्ट्री में अच्छे दिखने वाले बहुत कम लोग हैं। डिंगमी इस इंडस्ट्री में अब तक मिली सबसे खूबसूरत व्यक्ति है। यह सही है, डिंगमी निश्चित रूप से मशहूर हो सकती है। उसके बगल में आवाज अभिनेता ने कहा, शायद एक फिल्म निर्देशक भी है।
जो उसे लाड करना चाहता है। हाँ हाँ हाँ, यह सही है, यह निश्चित रूप से बढ़ेगा। जब शो रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा था तो एमसी स्पष्ट रूप से डिंग एमआई पर काफी ध्यान दे रहा था, उससे कुछ सवाल पूछ रहा था, यहाँ तक कि कैमरामैन ने भी कुछ समय के लिए काम किया था। और अंत में एक पल फिर उसके सिर को हिलाया, शायद नहीं, यहाँ तक कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त मुझे नहीं पहचानेंगे। क्या? दीना मत हैरान रह गई, वह क्या जवाब दे? तुम कहती हो कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यह तो बहुत अच्छा नहीं लगता। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद दीना मत ने हकलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, शायद नहीं। लेकिन यह दीना मत का पहली बार रिकॉर्डिंग में भाग लेना था और उसे शो के जाल का कोई अंदाजा नहीं था। तुरंत एमसी ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और पूछना जारी रखा, तो क्या आपका प्रेमी आपके काम का समर्थन करता है? मैंने सुना है कि आवाज देने वाले कलाकारों को शुरू में काफी मुश्किल होती है। डिंगमी वास्तव में शर्मिंदा थी। उसने क्यों पूछा? डुमिंग वेई नीचे बैठी थी और उसने अपनी आंखें घुमाई। यह मूर्ख लड़की, उसे एमसी ने धोखा दिया और उसे पता भी नहीं चला। डिंगमी ने अपने होठों को सिकोड़ लिया, सीधे पहले भाग को छोड़ते हुए। यह वास्तव में कठिन है। हमारे काम के घंटे आमतौर पर दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक होते हैं। कभी-कभी हमें पूरे एक हफ्ते स्टूडियो में रहना पड़ता है। डीप कैम ने आगे कहा, यह सही है। इसके अलावा स्टूडियो सर्दियों में ठंडा और गर्मियों में गर्म होता है। हमें लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहना पड़ता है। स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करने का समय भी लंबा होता है। हमारे कंधे और आंखें असहज होती हैं। एमसी ने दीन मैट को देखा, यह जानते हुए कि वह जवाब नहीं देना चाहती थी। इसलिए उसने डबिंग का विषय बदल दिया ताकि दर्शक इस पेशे को बेहतर ढंग से समझ सकें। दीन मैट ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। हालांकि कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा हो चुका था। यदि हम केवल डबिंग के बारे में बात करेंगे तो निश्चित रूप से दर्शकों की इसमें ज्यादा रुचि नहीं होगी। कमोबेश उन्हें निजी जीवन के बारे में कुछ पता लगाना पड़ेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास रूप और आवाज दोनों हों और जो दीन मार्ट की तरह किसी भी समय मंच पर कदम रख सके, वह निश्चित रूप से दर्शकों का ध्यान आकर्षित करेगा। अकेले शीर्षक जियांग एर के लिए डबिंग में माहिर आवाज अभिनेता भी उसके जैसा ही सुंदर है, दर्शकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। लेखक के शब्द, डिंग जियाओमी, लू शिमियांग, क्या तुम अभी मुझे चूमना चाहते थे? लू शिमियांग, अब और इच्छा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं चाहता हूँ वह पहले ही वापस आ चुका है। खंड 2 अध्याय 53। फिल्मांकन के बाद अगली दोपहर दिन मैट ने प्रायोगिक हाई स्कूल के लिए बस ली। वह स्कूल के गेट के बाहर 10 मिनट से ज्यादा इंतजार करती रही। फिर उसने देखा कि टियो बान अपने स्कूल बैग और सहपाठियों के साथ बाहर भाग रहा है। दीन मत धीरे से उसके पास गया और मुस्कुराते हुए उसे पुकारा, टियो बान। कुछ वीडियो कॉल को छोड़कर जू जियाओबिन ने कई सालों से डिंगमी को नहीं देखा था। 12 वर्षीय लड़के की आंखें आश्चर्य और खुशी से चौड़ी हो गईं और वह उत्साह से उसे गले लगाने के लिए दौड़ा। बहन जियाओमी, आसपास के सभी सहपाठी उनकी ओर देखने लगे। दीन मार्ट मुस्कुराई और टियो बान के कंधे पर थपथपाई। लड़के ने शर्म से उसे जाने दिया, अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराते हुए अपने सहपाठियों से अपना परिचय दिया। यह मेरी बहन है। सहपाठी जाग गया और उसने फिर पूछा, तुम्हारी 2 बहनें हैं? जू निंग अक्सर जू जियाओबिन से मिलने आती थी। सभी सहपाठियों को पता था, लेकिन डिंगमी के लिए यह पहली बार था। जू जियाओबिन ने डिंगमी को देखा, सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन यह बहन ज्यादा करीब है। जू निंग की तुलना में जू जियाओबिन को हमेशा डिंगमी अधिक पसंद रही है। जब यह घटना हुई तब वह केवल 7 साल का था।
उसे इस बात की बुनियादी समझ थी कि बड़े लोग किस बात पर बहस कर रहे हैं, लेकिन वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा के महत्व को नहीं समझता था। नहीं, वह यह समझता था कि किसी की इच्छाओं को बदलना कितना क्रूर है। अब जब वह प्राथमिक विद्यालय में था, तो उसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा था कि जू निंग ने कितनी दुष्टता की थी, और यह भी कि डिंगमी ने इतने सालों के बाद वापस लौटने से इनकार क्यों किया था। वह यह भी जानता था कि इस वजह से, क्योंकि डिंगमी ने जू निंग पर मुकदमा करने पर जोर दिया था, उसके माता पिता का तलाक हो गया था, लेकिन वह डिंगमी से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता था। इसके विपरीत, वह जू निंग को और अधिक नापसंद करता था, और उसे यह भी पसंद नहीं था कि जू जेन ने कहा कि डिंगमी की वजह से उनका परिवार ऐसा हो गया। अंत में, यह सब टाई निंग की गलती थी। सहपाठी जोर से हंसा। आप देखकर बता सकते हैं, शर्मीले सहपाठी ने कहा। इसके अलावा, आपकी बहन बहुत सुंदर है, टियो बान ने गर्व से कहा। बेशक, हमारे अंग्रेजी शिक्षक से भी अधिक सुंदर। दिनहमट ने बच्चों की तरफ एक अजीब सी मुस्कान के साथ देखा। बच्चे एक दूसरे को अलविदा कहने से पहले कुछ देर तक बातें करते रहे। दिनहमत ने उस लड़के की ओर देखा जो लगभग उसके बराबर लंबा था, और उसे अचानक 7वीं कक्षा के ल्यूक थोई मियाँ की याद आ गई। उस समय उनकी कक्षाएं एक दूसरे के बगल में थीं। जब भी वह उसकी कक्षा के पास से गुजरता, तो दिनहमत एक पल के लिए उसे देखे बिना नहीं रह पाता था। क्या हमारी अंग्रेजी शिक्षिका सुंदर है? टियो बान ने मुस्कुराते हुए कहा। हर कोई कहता है कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि टियो मैट अधिक सुंदर है। दिनहमत हंसा। तुम्हारा मुंह और जीभ कब से इतनी मीठी हो गई? टियो बान ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। दिनहमत ने उसका कंधा पकड़ा और टैक्सी बुलाने के लिए सड़क के किनारे चला गया। दोपहर में चू थान को दिनहमत का फोन आया। काम खत्म होने के बाद वह तुरंत खाना खरीदने चला गया और घर आते ही खाना बनाना शुरू कर दिया। डिंगमी और जू जियाओ बिन को वापस आते देख, उसने अपना एप्रन रगड़ा और डिंगमी को देखा। उसकी आंखें लाल थी। वह शिकायत कर रही थी। तुम वीडियो में दिखाए गए से भी अधिक पतली हो। क्या तुम ध्यान से नहीं खा रही हो? डिंगमी ने उसकी तरफ देखा। झो किंग इस साल 47 साल की हो गई थी। अपनी असफल शादी को छोड़कर उसे वास्तव में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। वह आमतौर पर रखरखाव पर ध्यान देती थी। इसके अलावा उसका चेहरा जवान था, फिर भी वह बहुत सुंदर दिखती थी। ऐसा लग रहा था कि जू जेन से तलाक के बाद उनका जीवन काफी अच्छा था। डिंगमी मुस्कुराई। कोई बात नहीं, बहुत से लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। वह दुबली पतली दिख रही थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ मांस था। जियांग एर ने वास्तव में उसकी प्रशंसा की और कहा कि थोड़ा पतला होना उसे स्क्रीन पर बेहतर दिखाएगा। कल डुमिंग वेई ने भी कहा कि वह स्क्रीन पर बहुत सुंदर दिखती है। झो किंग ने उसे घूर कर देखा। तुम कोई स्टार नहीं हो, तुम इतनी पतली क्यों हो? डिंगमी ने बस व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। झो किंग खाना बनाने के लिए रसोई में वापस चली गई। डिंगमी ने जू जियाओ बिन का होमवर्क चेक किया और फिर सब्जियां धोने में उसकी मदद करने चली गई। झो किंग ने उसे देखा और आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाई। यह छोटी लड़की, तुम इतने लंबे समय से वापस आ गई हो और तुमने अभी तक अपनी माँ को नहीं बताया है। क्या तुम अभी भी अपनी माँ से नाराज हो? दिनहमट ने कुछ देर रुककर कहा, नहीं, मैं उन्हें देखना नहीं चाहता। वह जानती थी कि हर हफ्ते जू जियाओबिन से मिलने यहाँ आती थी। उस समय जू जेन झो किंग को तलाक नहीं देना चाहती थी। आखिरकार उसकी 2 बार शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था। उसका परिवार स्थिर था और वह इसे तोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। झो किंग ने अपना सिर नीचा कर लिया। उस समय यह भी उसकी गलती थी। वह शुरू से ही उसके पक्ष में खड़ी नहीं हुई, जिसके कारण वह इतने लंबे समय तक उलझन में रही।
यही कारण था कि जब उसे सच्चाई का पता चला तो वह इस तरह भड़क उठी। उसे उससे कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं था। डिंगमी भी ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती थी। सब्जियां धोने के बाद वह जू जियाओ बिन को अपना होमवर्क करने का निर्देश देने के लिए बाहर गई। झो किंग ने खाने से भरी मेज सजा दी, लगातार डिंगमी को और खाने के लिए कह रही थी। झिझकते हुए कह रही थी, जियाओमी, क्या अब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? दिनहमट ने उसकी ओर देखा और ईमानदारी से कहा, अभी नहीं। दिनहमाट ने कभी भी चू थान को अपनी प्रेम कहानी के बारे में नहीं बताया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद गर्मियों की छुट्टियों के दौरान माँ और बेटे में झगड़ा हुआ, इसलिए दिनहमाट ल्यूक थोई मियाँ के घर चली गई। उस समय दिनहमाट की उम्र सिर्फ 18 साल थी। अगर पहले होती तो वह दिनहमाट को अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने देने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होती, लेकिन उस समय उसे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं था। वह लड़का भी सुंदर था, उसके ग्रेड भी अच्छे थे और वह एक अच्छा इंसान भी लग रहा था। पिछले साल चू थान को पता चला कि उनका ब्रेकअप हो गया है। उसे बहुत दुख हुआ और उसने खुद को भी दोषी ठहराया। अगर डिंगमी भी उस साल बीजिंग आई होती तो शायद वे दोनों अब भी साथ होते। झो किंग ने आह भरी, तुम अब बच्चे नहीं हो। अगर कोई उपयुक्त व्यक्ति है तो बाहर जाकर कोशिश करो, अगर नहीं तो मैं अपने सहकर्मी से मदद मांगूंगा कि कोई उपयुक्त व्यक्ति हो। कोई जरूरत नहीं है, दिनहमत ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती। उसने महसूस किया कि उसे अभी ब्लाइंड डेट पर जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक अजनबी से मिलना, शायद लूशी मियाँ का पीछा करना बेहतर होगा। यह विचार उसके दिमाग में कौंध गया। डिंगमी को हाई स्कूल का दृश्य याद आ गया और उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। वे अब किशोर नहीं थे। इतनी सारी चीजों से गुजरने के बाद अगर वह वास्तव में ल्यूक थोई मियाँ का पीछा करने की हिम्मत जुटाती तो शायद वह उस दिन की तरह उसका जवाब नहीं देता। दिनहमत मुश्किल से अपनी उदासी को रोक पाई। चू थान ने उसकी ओर देखा और फिर से आह भरी। इतनी अच्छी लड़की। यह सब उसकी माँ की वजह से था कि वह अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए पर्याप्त सावधान नहीं थी। खाने के बाद चू थान अभी भी रसोई में व्यस्त था। दिनहमत को नहीं पता था कि वह वहाँ क्या कर रही थी। वह लिविंग रूम में बैठकर टीए ट्यूब बान के साथ एक फिल्म देख रही थी। दोनों बहनें आपस में बातें करने लगी। टीए ट्यूब बान ने उससे पूछा कि वह कहाँ है और क्या कर रही है। दिनहमट ने कुछ भी नहीं छिपाया और उसे सब कुछ बता दिया। उसने उससे यह भी कहा, अगर तुम मुझे 2 हफ्तों में टीवी पर देखो तो हैरान मत होना। टीए ट्यूब बान की आंखें चौड़ी हो गईं। आह, बहन ट्यू मैट, आप टीवी पर हैं। दिनहमट को डर था कि वे उसे टीवी पर देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इसलिए वह यहाँ घूमने आई। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ। टीए ट्यूब बान बहुत उत्साहित थी। वह दौड़कर रसोई में गई और चू थान से शेखी बघाड़ते हुए बोली, माँ, टियो मार्ट ने कहा था कि वह टीवी पर थी। दिनहमत। चू थान जल्दी से एक चम्मच हाथ में लेकर बाहर चला गया। आप टीवी पर क्यों हैं? क्या हुआ? क्या पिछली कहानी उजागर हो गई है? दिनहमट ने उसकी ओर देखा और समझाया, कुछ नहीं हुआ। यह सिर्फ एक वॉइस एक्टर शो की रिकॉर्डिंग थी। चू थान ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया, तो यह ऐसा ही है। वह व्यस्त रसोई में लौट आई। 9:30 बजे डिंगमी जाने वाली थी। झो किंग ने उसके हाथों में कई बड़े और छोटे बैग थमा दिए और निर्देश दिया, पकौड़ी, तला हुआ पीला क्रोकर और कुछ पका हुआ खाना है। मैं पकौड़ों को फ्रीजर में रखता हूँ। आम तौर पर जब मैं चावल नहीं पकाता हूँ तो मैं उन्हें बाहर निकालता हूँ और उबालता हूँ। वे 3 मिश्रित स्वादों और पोक और सफ़ेद गोभी की फिलिंग से भरे होते हैं।
जो मुझे खाना पसंद है। बेबी येलो क्रॉकर को नाश्ते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पका हुआ भोजन कल खाया जाना चाहिए। इसे बहुत लंबे समय तक नहीं छोड़ा जा सकता है। दिनमट ने अपने होठों को दबाया और उसकी ओर देखते हुए फुसफुसाते हुए कहा, धन्यवाद माँ। चूथान ने राहत की सांस ली और इत्मीनान से मुस्कुराया, मेरे साथ इतना विनम्र क्यों हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम हमारे साथ रहो, लेकिन तुमने मना कर दिया। अब जब तुम वापस आ गए हो, तो अक्सर यहाँ रात के खाने के लिए आया करो। डिंगमी ने सहमति जताते हुए अपना सामान नीचे ले जाने लगी। गलियारे के मोड़ पर अचानक जू जेन से मुलाकात हुई। उसके पास भी सामान का एक बैग था। सभी स्नैक्स जाहिर तौर पर जू जियाओबिन के लिए खरीदे गए थे। दोनों आमने सामने टकरा गए। जू जेन ने भौहें सिकोड़ते हुए उसे परेशान भाव से देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिनमट को यह बात मजेदार लगी। मैं अपनी माँ और छोटे भाई से मिलने आया हूँ। क्या कोई समस्या है? मेरे बच्चे को आपकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिनमट मुस्कुराए, यह मेरा व्यवसाय है। वह जू जेन को अब और नहीं देखना चाहती थी। उसके पास से गुजरी और जल्दी से चली गई। एक पल भी देरी नहीं करना चाहती थी। उस साल जू जेन ने सुझाव दिया कि उन्हें निजी तौर पर चीजों को सुलझाना चाहिए। जू निंग को गलती से घायल करने के मामले पर विचार नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि वह अब अपने विश्वविद्यालय के आवेदन के मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी। वह उसे कुछ पैसे भी दे सकता था, क्योंकि वह विवाह को बनाए रखना चाहता था और परिवार को बचाना चाहता था, तथा अपने बेटे को बड़ा होने के लिए एक स्वस्थ वातावरण देना चाहता था। दिनमात इसे कैसे सहन कर सकती थी? दीनमाट बचपन से ही काफी कोमल रही है। छोटी छोटी बातों में वह सहनशील हो सकती है और गणना नहीं करती, लेकिन यह एक ऐसा मामला है जो उसके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। पहले तो उसने सोचा कि उसकी इच्छा बदलने वाला व्यक्ति वास्तव में झो किंग है, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा क्रूर थी। जू जेन को चिंता थी कि जू निंग को इस मामले की कानूनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इसलिए उसने जू किंग से स्कूल को बताने की विनती की। जू किंग ने अपने परिवार को बचाने के लिए सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। अगर यह वास्तव में जू किंग था जिसने उसकी इच्छा बदली, तो ऐसी माँ के साथ वह अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेगी और धीरे धीरे वास्तविकता को स्वीकार कर लेगी, अपने अवसाद की स्थिति से बचने की कोशिश करेगी। लेकिन नहीं, यह जू निंग थी। वह इसका आधार क्या है? ईर्ष्या के कारण? और टिएट चान के बारे में क्या? वह हमेशा टिएट निन्ह को भड़काने के लिए उसका इस्तेमाल क्यों करता है? जू निंग ने कुछ गलत किया। उसने पहले अपनी गलती को सुधारने का कोई तरीका क्यों नहीं सोचा, बल्कि इसे छुपाया और झूठ बोला, जिससे स्थिति एक अपरिवर्तनीय बिंदु तक विकसित हो गई। उस रात जब जू निंग घायल हो गई, डिंगमी ने लू शिमिया को फोन किया। जू निंग अभी भी आपातकालीन कक्ष में थी। उसे नहीं पता था कि अंत में जू निंग का क्या होगा। उसने सोचा, क्या होगा अगर जू निंग मर गई? वह बहुत डरी हुई थी। उसका मन उथल-पुथल था, हताश और असहाय दोनों। वह कई बार सहन नहीं कर सकी और ल्यूक थोई मिया को पुकारना चाहती थी, लेकिन वह कहे कैसे? उस समय वह कुछ भी नहीं जानना चाहती थी और अपने जीवन के बाकी समय अज्ञानता में जीना चाहती थी। वह पूरी रात दालान में बैठी रही। उसकी आंखें काली थीं। वह लंबे समय तक अपने आंसू रोके रही, जब तक कि जू निंग ने आपातकालीन उपचार समाप्त नहीं कर दिया। वह जू निंग को देखने के लिए अस्पताल के कमरे में गई। वह अभी भी कोमा में थी। जू जेन ने उसे ठंडेपन से देखा। अगर झो किंग वहां नहीं होता, तो वह उसे डांटता। डिंगमी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पूरी रात अस्पताल के कमरे की रखवाली की, जू निंग के जागने का इंतजार किया। सभी ने सोचा कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह दोषी महसूस कर रही थी।
जू परिवार के रिश्तेदार जो जू निंग से मिलने आए थे, सभी ने उसकी आलोचना की। यह लड़की इतनी बुरी क्यों है, बिना किसी बात के इतना बड़ा मुद्दा बना रही है। सौभाग्य से जू निंग ठीक है। डिंगमी ने बचाव में एक शब्द भी नहीं कहा, चुपचाप बैठी रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार कर रही हो। जब तक जू निंग जाग नहीं गई, जू निंग उसे देखकर पागल हो गई। अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उस पर चिल्लाते हुए, डिंगमी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं लगभग तुम्हारे द्वारा मारा गया था। दिनहमट शांति से खड़ा हुआ, उसकी ओर देखा और कहा, मैंने डॉक्टर से पूछा था, तुम नहीं मरोगी। जब तुम जाग जाओगी तो मुझे राहत मिलेगी। दयालु होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा कोई अच्छा इरादा नहीं है, मैं तुम्हें बताने जा रहा था। दिनहमत ने उसकी ओर देखा, टिएट निन्हा, मैं तुम पर मुकदमा करना चाहता हूँ। एक वाक्य सुनते ही टिएट निन्हा अस्पताल के बिस्तर से उछल पड़ी और उसे घूरने लगी। तुमने क्या कहा? दिनहमट ने एक बार दोहराया, मैं अपनी इच्छाएं बदलने के लिए आप पर मुकदमा करना चाहता हूँ। तभी जू जेन और झो किंग ने दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। उसकी बातें सुनकर जू जेन ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तुमने जू निंग को इतना नुकसान पहुंचाया और फिर भी तुम उस पर मुकदमा करना चाहती हो। दिनहमत ने कठोर चेहरे से चू थान की ओर देखा। मैंने उसे धक्का नहीं दिया, क्योंकि वह सावधान नहीं थी। उसने मुझे भी मारा। उसने अपने खरोचे हुए चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, किसी को भी मेरा जीवन बदलने का अधिकार नहीं है। अगर इसे बदलने वाली मेरी माँ होती, तो मुझे ऐसी माँ होने के अपने भाग्य को स्वीकार करना पड़ता। लेकिन जिसने इसे बदला वह टाई निंग थी। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। उसे अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ल्यूक थोई मियाँ ने एक बार कहा था कि कोई भी उनका जीवन नहीं बदल सकता, लेकिन उनका जीवन पहले ही बदल चुका है। वह यह सब कमजोरी से स्वीकार नहीं करना चाहती थी। अगर लू शी मियाँ यहाँ होते, तो वह निश्चित रूप से उसका समर्थन करते। जू जेन घबरा गई। अगर तुम जू निंग पर मुकदमा करती हो, तो हम तुम पर भी जानबूझकर चोट पहुंचाने का मुकदमा कर सकते हैं। फिर तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। चू थान दंग रह गया और टिएट चान की ओर देखा। तुमने क्या कहा? टिएट निन्हा ने कमजोरी से चिल्लाते हुए कहा, हाँ, मैं आप पर मुकदमा भी कर सकता हूँ। दिनहमत बहुत देर तक चुप रही। उन्हें लगा कि वह हार मान रही है। टिएट चान शांत हो गई और धीरे से बोली, दिनहमत, चलो इसे अकेला छोड़ देते हैं। तुम पहले से ही अपने दूसरे वर्ष में हो और तुम्हारी पढ़ाई अब बहुत अच्छी है। यदि मैं टिएट निन्हा पर मुकदमा करूं और वह दोषी पाया गया तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आपने टाई निंग को घायल कर दिया, हम आप पर मुकदमा भी कर सकते हैं। उसकी चोटों को देखें, आपको निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। क्या आप अभी भी स्कूल जा सकते हैं? आप नहीं चाहते कि दोनों पक्षों को कष्ट हो, है ना? तुम्हें ऐसा क्यों सहना पड़ रहा है? यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। वह घटना हमारी गलती थी। मैं तुम्हें 50,000 का मुआवजा दे सकता हूँ। 5 लाख। दिनहमत ने उसकी ओर देखा। हाँ, अगर आपको लगता है कि यह बहुत कम है, तो मैं आपको और 10,000 दूंगा। यही मेरी सीमा है। दिनहमत मंद मंद मुस्कुराई, लेकिन वह पूरी रात जागती रही थी। उसका चेहरा खरोचों से भरा था। वह थकी हुई और गंदी दिख रही थी। लेकिन वह छोटा शरीर बहुत जिद्दी था। उसने टिएट चान को देखा। क्या आपको लगता है कि 6 लाख डॉलर की छोटी राशि मुझे क्षतिपूर्ति कर सकती है? क्या तुम्हें पता है मैंने क्या खोया? कोई भी धनराशि क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती। मुझे बस परिणाम चाहिए। यदि आप मुझ पर मुकदमा करना चाहते हैं, तो करें। वह एक क्षण के लिए चुप रही, टिएट निन्हा को देखा और प्रत्येक शब्द कहा।
टिएट निन्हा, तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। जब मैंने पहली बार सच्चाई जानी तो मैंने सचमुच चाहा कि तुम मर जाओ। अगर तुम अभी भी जीवित होते तो तुम्हें अपने किए की जिम्मेदारी लेनी पड़ती। अगर वे वास्तव में उस पर मुकदमा करना चाहते हैं तो ठीक है, वह स्वीकार करती है। जो भी उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार है। वह पलट गई और अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गई। तभी चू किंग ने प्रतिक्रिया दी और उसका पीछा किया। चू किंग ने उसे वापस पकड़ लिया और उत्सुकता से कहा, ज्योमी, क्या तुम सच में जू निंग पर मुकदमा करने जा रही हो? मूर्ख मत बनो। अगर टिएट चान कहता है कि वह ऐसा करेगा, तो आप क्या करेंगे यदि टिएट निन्ह मुकदमा जीत जाता है? दिनमट ने उसकी ओर देखा। उस समय उसे बहुत दुहक हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने दर्द से कहा, तुम अभी भी उनके लिए बोलती हो? अगर मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दिया होता तो क्या तुम आज ऐसी होती? चू थान का गला भर आया। माँ, दिनमत ने आंसू पोंछे और उसे ठंडे भाव से देखा। मैं भी यह उम्मीद नहीं करता कि तुम मेरा पक्ष लोगी, लेकिन मुझे मनाने की कोशिश मत करना। मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। अगले दिन दिंगमी ने वकील की तलाश शुरू कर दी। उसके वकील कांग झेंग ने शुरू में उसे अदालत से बाहर समझौता करने की सलाह दी, लेकिन उसने जू निंग पर मुकदमा करने पर जोर दिया। उसे नहीं पता था कि उसे क्या सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह हमेशा उम्मीद की किरण पर टिकी रही, क्योंकि वह लू शी मियाँ से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी। हर बार जब लू शी मियाँ फोन करते थे तो वह खुद को लगभग उसे बताने से रोक नहीं पाती थी, लेकिन अंत में वह फिर भी उसे बार बार टाल देती थी। फिर मन ही मन खुद को कोसती थी। साथ ही उसके इर्द गिर्द मुकदमों के कारण उसका व्यक्तित्व लगभग ढह गया था। दिंगमी टैक्सी से उतरी और रिहायशी इलाके में चली गई। सूरज की रोशनी देखे बिना उन काले दिनों को याद करते हुए वह अभी भी थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। जब तक एक मर्सिडीज बेंज उसके पास रुकी और एक बार हॉर्न नहीं बजाया, तब तक वह रुकी और अपना सिर ऊपर उठाकर देखने लगी। कार का दरवाजा धीरे धीरे नीचे हुआ और लू शी मियाँ का सुंदर चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम गाड़ी चलाते समय इतनी लापरवाह क्यों हो? तुमने प्रतिक्रिया देने से पहले कई बार हॉर्न बजाया। वह अचानक रुक गया और उसकी आंखों में देखने लगा। दिंगमी ने उसे खाली आंखों से देखा और फुसफुसाया, तुम यहाँ क्यों हो? ल्यूक थोई मियाँ ने अपने होंठ भींचे, सिर नीचे किया और भौहें सिकोड़ी। कुछ सेकंड बाद उसने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, कार में बैठ जाओ। लेखक कुछ कहना चाहता है। आन्ह मियाँ, वह रोई। तो मैं नरम हो जाऊंगा। खंड 2 अध्याय 54। अंधेरी रात में लू शी मियाँ की कार स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़ी थी। कोमल रोशनी अंदर आ रही थी, जो उसके सुंदर और कोणीय चेहरे को उजागर कर रही थी। दिंगमी अंधेरे में खो गई थी और अचानक उसे रोशनी मिल गई। उसकी आंखों में धीरे धीरे स्पष्टता आ गई। वह चली गई, दरवाजा खींचा, यात्री सीट पर बैठ गई, अपना सिर घुमाया और उसे देखकर मुस्कुराई। तुम यहाँ क्यों हो? लू शी मियाँ ने उसके गाल पर छोटे से डिंपल पर गहराई से ध्यान केंद्रित किया। फिर उसकी आंखों में देखा। वे आंखें काली और स्पष्ट थीं। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी जो पानी देखा था वह एक भ्रम था। उसने उसके पैरों पर लटके सुगंधित बड़े छोटे थैलों को देखा और पूछा, तुम आधी रात को खाना खरीदने बाहर गई थी? नहीं, दीनमत ने अपना सिर झुकाया। मैं अपनी माँ के घर गया। उन्होंने मेरे लिए यह बनाया, तो यह ऐसा ही था। तो फिर तुम किस बात पर रो रहे हो? क्या तुम्हें दुख हो रहा है? ल्यूक थोई मियाँ ने भौहें सिकोड़ी।
उसे बहुत अच्छी तरह याद था कि जब भी दिन्ह मात रोई थी और महसूस किया था कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो यह उस घर के कारण था और साथ ही उस माँ के कारण भी था जिसकी दूसरे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उस साल कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद जब वह तिनहाई शहर में स्थानांतरित हो गई, तो वह फिर कभी वहां नहीं लौटी। दीनह मत समझ गया कि उसका क्या मतलब था। वे दोनों बहुत लंबे समय से साथ थे। वे एक दूसरे को मिडिल स्कूल से जानते थे, जिसमें 1 साल एक ही डेस्क पर बैठना, 2 साल का प्यार और सबसे अंतरंग चीजें शामिल थी। कोई भी उसे उससे बेहतर नहीं समझ सकता था। उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह खत्म हो गया था। उसे अब इतना अन्याय महसूस नहीं हुआ। बस इसके बारे में सोचना उसे थोड़ा असहज कर रहा था। बस इसके बारे में अब और न सोचना ठीक था। लू शी मियाँ ने उसकी ओर देखा, जाहिर तौर पर विश्वास नहीं कर रहा था। नहीं तो तुम क्यों रोओगी? दीनह मत दंग रह गई। मैं नहीं रोई। क्या वह रोई? लू शी मियाँ ने अपना सिर नीचे किया, अपनी भौहों को रगड़ा, गैस पेडल पर पैर रखा और गाड़ी चला दी। उसने अपने होठों को सिकोड़ा। कोई बात नहीं, बस दिखावा किया कि वह कुछ देख रहा था। तुम्हारी माँ चली गई? उन्होंने पूछा कि डिंग एमआई ने उसे संदेह से देखा था। वह कभी भी जू जेन और झो किंग के बारे में बताती है। बिल्डिंग 16। डिंग एमआई ने एक पल के लिए सोचा और उसे पोक और गोभी के पकौड़े का एक बॉक्स सौंप दिया। यहाँ, आप इसे पका सकते हैं, यदि आप सामान्य रूप से खाना नहीं बनाते हैं। वास्तव में खुश था। मैं पहले घर जाऊंगी। उसने कार का दरवाजा खोला। ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। दिनहमत कार के दरवाजे के बाहर खड़ा था और उसे अलविदा कहा, फिर मुड़ा और चला गया। मोड़ पर दिनहमत ने पीछे मुड़कर देखा। उसने उसे कार से बाहर निकलते देखा। कार के दरवाजे के बाहर एक लंबा व्यक्ति खड़ा था। उसके मुंह में सिगरेट थी, सिर थोड़ा झुका हुआ था, हाथ जेब में थे। दिनहमैट जल्दी से दूर हो गया, यह सोचकर कि वह वास्तव में एक भारी धूम्रपान करने वाला है। ल्यूक थोई मियाँ ने अपनी नज़र हटा ली, सिगरेट का हल्का कश लिया, अपना सिर नीचे किया, लाइटर अपनी जेब में रखा, कार के पीछे गया और ट्रंक खोला। उसने अपना सामान निकाला, डिक्की बंद की, कार लॉक की और सामान को घसीटते हुए बिल्डिंग 16 में ले गया। ल्यूक थोई मियाँ ने दरवाज़ा खोला और साफ सुथरे घर को देखा। उसने अलमारी से एक जोड़ी चप्पल निकाली, कुछ साल पहले दिनहमैट द्वारा खरीदी गई गुलाबी चप्पलों पर नजर डाली। उसके होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। अपना सामान नीचे रखकर वह रसोई में चला गया, पकौड़ी को फ्रिज में रख दिया। वह रसोई के दरवाजे के सामने खड़ा था, इस 180 वर्ग मीटर के अपार्टमेंट का मूल्यांकन कर रहा था। घर आधुनिक शैली में डिजाइन किया गया था और यह अभी भी पुराना नहीं था। आज फर्नीचर बहुत साफ था और फर्श चमकदार था, लेकिन यह बहुत लंबे समय से निर्जन था और इसमें जीवन शक्ति की कमी थी। बेडरूम में लौटते हुए उसने चारों ओर नजर डाली, फिर अपना सामान अंदर ले गया और अपने कपड़े अलमारी में लटका दिए। सब कुछ खत्म करने के बाद लू शी मियाँ लिविंग रूम में सोफे पर झुक गया, अपने पैरों को आराम से फैलाया और आलस्य से धूम्रपान किया। यह सच था कि वह अब एक भारी धूम्रपान करने वाला था। यह डिंगमी के साथ संबंध तोड़ने का दुष्परिणाम था। वह शराब नहीं पी सकता था और अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए कोई जगह नहीं ढूंढ सकता था, इसलिए वह केवल धूम्रपान कर सकता था। जितना अधिक आप इस बात को धूम्रपान करते हैं, उतना ही अधिक लतें हो जाती हैं। वह डिम्पलिंग के आधे हिस्से में डिंग एमआई को दिया। मैं मुस्कुराता हूँ और उसके सिर को हिलाता है, पकौड़ी को सूंघता है और सीधे डाइनिंग टेबल पर जाता है, नीचे बैठता है। मुझे एक हिस्सा दे दो, 2 भाइयों।
उन्हें कोशिश करने के बाद तुरंत पता था। उसने उसके सामने 16 बिल्डिंग को देखने के लिए अपना सिर उठाया और धीरे से पूछा, आपने कहा कि लू शिमियन अब यहाँ है? उस दिन पता चला कि वह घर लौट आया था। दोपहर के समय डीन मैट ने 2 मिनहवी को साथ में लंच करने के लिए कहा। उसने बहुत देर तक सोचा और फिर कहा, मिनहवी, क्या तुम्हें लगता है कि ल्यूक थोई मियाँ अब भी मुझे पसंद करते हैं? हाल की घटनाओं, खासकर उसके तिनह थान में चले जाने को एक साथ जोड़कर उसे संदेहास्पद होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह और ल्यूक थोई मियाँ दोनों ही स्पष्ट रूप से जानते थे कि उस घर का कितना महत्व है। वह मूल रूप से एक विला में रह रहा था, भले ही वह ऊब गया हो और घर बदलना चाहता हो। उसे जरूरी नहीं था कि वह तिनहाई शहर में जाए। लू परिवार के पास बहुत सारे घर थे। उसके व्यक्तित्व के आधार पर अगर वह वास्तव में उससे नफरत करता था, तो वह शायद कुछ साल पहले की तरह होगा, उस घर को भी नहीं देखेगा। डू मिंगवेई मुस्कुराया। नहीं। डिंगमी की आंखें तुरंत मंद हो गईं। मुझे लगता है कि वह तुमसे प्यार करता है। डू मिंगवेई ने जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए मुस्कुराया और कहा। डिंगमी का दिल ऊपर नीचे धड़क रहा था। तेज। उसने डू मिंगवेई को देखा। डू मिंगवेई ने फिर से कहा, मैंने तुमसे कहा था, अगर वह तुमसे नफरत नहीं करता है, तो वह तुमसे प्यार करता है। लेकिन जाहिर है, लू शी मियाँ आपसे नफरत नहीं कर सकते। यह सही है। लू शी मियाँ उससे नफरत नहीं करती थी। डिंगमी जानती थी। उसने अपना सिर नीचे किया और दुखी होकर आह भरी। लेकिन वह मेरे साथ पहले से कहीं ज्यादा ठंडा व्यवहार करता है। ऐसा लगता है कि हम सिर्फ साधारण सहपाठी हैं। हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं, लेकिन हम कभी इतने दूर नहीं रहे। वे दोनों वयस्क थे। लू शी मियाँ बहुत तेज था। उसके विचार और भी गुप्त थे। पहले के लाड प्यार करने वाले किशोर से बिल्कुल अलग। डिंगमी उसे नहीं देख सकती थी। अगर वे दोनों फिर से साथ आ भी गए, तो भी पहले जैसी स्थिति में लौटना मुश्किल होगा। साथ ही वह उसे उस साल की उन बातों के बारे में कैसे बताएगी? डिंगमी ने अपने होंठ काटे। डू मिंगवेई उसके सिर पर हाथ फेरने से खुद को नहीं रोक पाई। सोचो, उस दिन लू शी मियाँ नशे में धुत होकर पागल हो गया था। वीडियो हर जगह फैल गया था। कितने लोगों को पता था कि उसे तुमने छोड़ दिया है। उसके जैसा कोई इस हद तक सिर झुकाए तो बुरा नहीं है। डिंगमी को अचानक वह दिन याद आ गया जब वे अलग हुए थे। लू शी मियाँ उदास होकर कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखें लाल थी। उसे देख रहा था और कह रहा था, डिंगमी, अगर तुम आज मेरी भावनाओं को कुचलना चाहती हो, तो बस यहाँ से चली जाओ। ऐसा दिखावा करो कि मैं यहाँ कभी नहीं आया। उसका दिल अचानक दुखने लगा। लू शी मियाँ ने उस समय भी अपना सिर झुकाया था, लेकिन उसने फिर भी उसकी सारी भावनाओं को कुचल दिया। जैसा कि किन यांग ने कहा, वह वास्तव में हृदयहीन थी। वह लू शी मियाँ थी। उसके पास वास्तव में कोई चेहरा नहीं था, न ही बेशर्मी से शांति मांगने का साहस। उसे सबसे ज्यादा किस बात का डर था? अगर उसे अस्वीकार कर दिया जाता है, तो शायद वे दोनों दोस्त बने नहीं रह पाएंगे। तुम्हें उसे एक कदम पीछे हटना होगा। क्या यह ठीक है? तुम कोशिश करो। दिनमात वसंत की ओस से सिंचित घास की सूखी पत्ती की तरह थी। उसका शरीर जीवन शक्ति से भर गया था। उसे डू मिनहवी के शब्द याद थे। उसे ल्यूक थोई मियाँ को एक कदम पीछे हटना था। लेकिन वह इसे कैसे दे? तभी क्वांग एंड कंपनी ने उसे यह बताने के लिए बुलाया कि वह विज्ञापनों के लिए आवाज अभिनय कर सकती है। डिंगमी को पता था कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो लू शी मियाँ की कंपनी के नीचे की मंजिल पर स्थित था, और डबिंग के बाद उसे डिनर पर आमंत्रित करने की योजना बनाई। इस बार वहां कोई निर्देशक नहीं था, केवल एक युवा व्यक्ति था जिसके पास क्रू कट था। डिंगमी ने उसे पहचान लिया। वह लू शी मियाँ का सहायक था। सहायक उसके पास आया,
मुस्कुराते हुए उसने उसे नवीनतम विज्ञापन योजना सौंपी। दीनमात ने उसकी ओर देखा। इस मामले का कंपनी पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, है न? पिछली बार सहायक ने देखा कि दीनमात और उसके बॉस के बीच संबंध सरल नहीं थे, इसलिए उसे क्या कहना चाहिए। उन्होंने विचार किया, ऐसा नहीं है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आखिरकार यह कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा यह सिर्फ डुप्लीकेट विज्ञापन नहीं है, उनके नए उत्पाद में भी समस्याएं हैं। अब पूरी कंपनी ओवरटाइम काम करने में व्यस्त है। लू शिमिया बुरी चीजों के ढेर में उलझा हुआ है, बाहर नहीं निकल सकता, अन्यथा वह अपने सहायक को आने ही नहीं देता। लेखक का नोट। मियाँ, डिंग जियाओमी, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। खंड 2 अध्याय 55। डिंग मी थोड़ा चिंतित था और पूछे बिना नहीं रह सका, इसके अलावा क्या? सहायक ने सोचा कि यह कंपनी का आंतरिक मामला था। भले ही डिंग मी का बॉस के साथ घनिष्ठ संबंध था, लेकिन उसके लिए इसे प्रकट करना असुविधाजनक था। उसने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, यह मेरे लिए कहना असुविधाजनक है, लेकिन मैंने पहले ही विज्ञापन स्लॉट खरीद लिया है और अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैं पैसा बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए विज्ञापन की डबिंग का मामला सुश्री डिंग को परेशान करना होगा। इतना कहने के बाद डिंग मी ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। ठीक है, चिंता मत करो, सहायक ने कहा, तो आप काम पर जाइए, मैं पहले ऊपर जाऊंगा, अभी बहुत काम करना है। डिंग मी ने सिर हिलाया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में प्रवेश करने से पहले अपनी आंखों से सहायक को विदा किया। फोटो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सभी कर्मचारी इतने व्यस्त थे कि वे अपने घोड़ों से गिर पड़े। कंपनी के नए लॉन्च किए गए सीआरएम सॉफ्टवेयर वैन खाच को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इसका उपयोग करने वाले व्यवसायों के पहले समूह ने भी व्यक्त किया कि उन्हें कोई समस्या नहीं मिली। अब वे विस्तार करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कहा कि उनके उत्पाद में ग्राहक जानकारी लीक हो गई है। इस टिप्पणी ने स्पष्ट रूप से उनके अगले उत्पाद लाइन पर नकारात्मक प्रभाव डाला। आज ग्राहक सेवा फोन विस्फोट करने वाला है। हर कोई पूछ रहा है कि क्या यह सच है। जो व्यवसाय इसका उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, वे भी इस पर विचार कर रहे हैं, और जिन व्यवसायों ने इसे पहले ही खरीद लिया है, उन्होंने अस्थायी रूप से इसका उपयोग करना बंद कर दिया है। अगर वाकई कोई समस्या है, तो क्वांगाना को पूरा पैसा वापस करना होगा और कारोबारियों को उनके नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। सीआरएम वैन खाच के डाउनलोड और ब्याज दरों में भारी गिरावट आई है। लू शिमिया और जू कियान तकनीकी टीम के साथ जवाबी उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने उत्पाद की फिर से जांच की है और कोई समस्या नहीं पाई है, और योजना के अनुसार विज्ञापन जारी होने के बाद 2.0 संस्करण अगले वसंत में जारी किया जाएगा। किसी ने उपहास किया, 500 से कम ग्राहकों वाली एक छोटी कंपनी बकवास फैलाने की हिम्मत कैसे कर सकती है। लू शिमिया बिना किसी भाव के काफी शांत थे। उन्होंने कहा, यह जरूरी नहीं कि बकवास हो, डेटा को नकली बनाना आसान है। कोई भी पेशेवर सॉफ्टवेयर कंपनी ऐसा कर सकती है, इसलिए उसी उद्योग में किसी प्रतिस्पर्धी की दुर्भावनापूर्ण चाल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बेशक, वह बहुत स्पष्ट है, कंपनी के भीतर ही समस्याएं होनी चाहिए। जू कियान ने उपहास किया, बताओ कौन सी कंपनी? खोंग दो या थान दुए? ल्यूक थोई मियाँ ने अपना सिर नीचे किया और मंद मंद मुस्कुराया। जब तक हमें सबूत नहीं मिल जाते तब तक प्रतीक्षा करें, फिर हम बात कर सकते हैं। बेतरतीब ढंग से अनुमान लगाना बेकार है। If the product has no problem, then the next step of marketing and advertising cannot be stopped. The company's plan cannot be postponed just like that. Everyone dispersed. Lu Shimiya just stood up when the phone on the table rang. He lowered his head to look, frowning slightly. Hu Qian saw it, smiled and said, Miss Jiang is still very persistent. Lu Shimiya did not answer the phone.
Shu Qian looked at the time. It was already past 6 o'clock. Today he definitely had to work overtime, but he still picked up the key. I'm going out to eat with Du Ming Wei. Do you need to order something? Lu Shimia glanced at him. No need. Don't come back after you leave. I'm not so busy that I can't do without you. Chu Qian raised his eyebrows and smiled. Then I won't be polite. You suffer. He patted Lu Shimia's shoulder and left. Chu Qian didn't expect to meet Ding Mi in the elevator. Ding Mi also didn't expect. She was waiting for the elevator. The door opened. Inside there were already quite a few लोगों. दीनहमत ने तुरंत 1 मीटर 8 इंच लंबी तुखियन को थिएटर में खड़ा देखा। वह मुस्कुराई और अंदर चली गई। उनमें से दोनों काफी दूर थे। यह बात करने के लिए सुविधाजनक नहीं था। उनके कानों के बगल में 2 लड़कियों की आवाजें थीं, जो फिल्म पर चर्चा करती थी। जब तक कि लिफ्ट पहली मंजिल पर नहीं जाती, तो लगभग सभी लोग बाहर निकल गए। डिंग Mi ने जू कियान को देखा। आपकी कंपनी बहुत व्यस्त नहीं थी। यान अभी भी ओवरटाइम काम कर रहा है, इसलिए आपको ओवरटाइम काम करने की जरूरत नहीं है। डिंग Mi ने अपने हाथ में चाबियों का झुंड देखा। जू कियान ने अपने होठों को शुद्ध किया, जैसे कि अगर मैं डू मिंग वेई को रात के खाने के लिए लेने जा रहा हूं। करीबी दोस्त जू कियान को पता था कि दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छा था। उस समय लू शिमिया और डिंगमी का ब्रेकअप हो गया था। भले ही वह जानती थी कि डिंगमी ने लू शिमिया को छोड़ दिया है और डिंगमी ने एक तरफा संपर्क तोड़ दिया है, फिर भी डू मिंग वेई के पास उसे दोष देने का कोई तरीका नहीं था। यहाँ तक कि जब उसने और किन यांग ने कहा कि डिंगमी बेरहम है, तो उसने उसे घूर कर देखा। मुझे पता है, जू कियान की आवाज कर्कश थी। डिंगमी ने कुछ और नहीं कहा, केवल पूछा, क्या आपकी कंपनी 21वीं मंजिल पर है? जू कियान ने सिर हिलाया, अपने होठों को एक मुस्कान में मोड़ते हुए। लू शिमिया ने अभी तक खाना नहीं खाया है। यदि आप कंपनी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए लंच बॉक्स लेकर आएं। डिंगमी थोड़ी शर्मिंदा हुई। उसने अपने होठों को सिकोड़ा और मुस्कुराने की कोशिश की। मैं बस पूछ रही हूँ। यह आप पर निर्भर है। आप किसी और दिन आ सकते हैं। मैं पहले जाऊंगा। ऊपर शायद व्यस्त था। अगर डिंग मियाँ अचानक वहां चला गया, तो लू शी मियाँ की आज रात की कार्यकुशलता निश्चित रूप से आधी हो जाएगी। जू कियान के जाने के बाद डिंग मियाँ भी कार्यालय की इमारत से बाहर निकल गईं। उन्होंने एक पल के लिए सोचा और फिर भी पास के फास्ट फूड चेन की ओर चल दी। वहां का खाना बुरा नहीं था। उन्होंने कई बार ऑर्डर किया था। कुछ कदम चलने के बाद डिंग मियाँ रुक गई। डिंग मियाँ ने जियांग के डू को देखा जो उनकी ओर चल रहा था। उसके हाथ में नाजुक भोजन के डिब्बे पर नजर डाली और अपने होठों को सिकोड़ लिया। जियांग के डू को भी डिंगमी को यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। डिंग मियाँ को देखा और मुस्कुराए। क्या संयोग है, आप यहाँ क्यों हैं? मुझे मत बताओ कि तुम ल्यूक थोई मियाँ को खोजने आई हो। हाई स्कूल में दिनमत ने महसूस किया कि खोंग खा डू के मन में उसके प्रति ज्यादा दुश्मनी नहीं थी, सिवाय कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद कक्षा के पुनर्मिलन के। अब हर बार जब जियांग के डू ने बात की थी, तो यह व्यंग्य से भरा हुआ था। मुझे आप पर नीचे देखने देता है। डिंग Mi का चेहरा पलायन हुआ। जियांग के डू ने अपनी ऊंची एड़ी के जूते उठाई और उसके पिछले भाग गए। कार्यालय की इमारत में प्रवेश किया। डिंग Mi ने अपने पैर की उंगलियों को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया। आकाश अंधकार था और लोग उसके चारों ओर जा रहे थे। वह घर जाने के लिए एक गहरी सांस ले रही थी। लू शिमिया के बारे में झेंग उसके बारे में कहा, हम यहाँ बैठ सकते हैं। इसके बाद ही डिंग Mi ने अपने हाथों में भोजन की ट्रे को नोटिस किया और जल्दी से मुस्कुराया। कोई बात नहीं। फिर कई बार, लेकिन वे ज्यादा बात नहीं करते थे।
अपने अवचेतन में डिंगमी जू यी के करीब नहीं रहना चाहती थी। वह उसकी कहानी को बहुत अच्छी तरह से समझता था और वह अब उस साल की डिंग जियाओमी नहीं थी। जू यी के मन में उसके लिए भावनाएं थी। वह इसे महसूस कर सकती थी। कांग झेंग मुस्कुराया और उसे देखा। पिछले कुछ सालों में तुम कैसी रही हो? डिंगमी ने अपने होंठ सिकोड़े। बहुत अच्छा, कांग झेंग ने कहा। यह अच्छा है। जू यी ने उसे देखा, मुस्कुराई। तुम यहाँ क्यों हो? डिंगमी ने केवल इतना कहा कि यह काम की वजह से था। जू यी को पता था कि लू शी मिया की कंपनी सामने के कार्यालय भवन में थी और उसने उसे कुछ और बार देखा। डिंगमी ने जल्दी से अपना पेट भर लिया, अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और उनकी ओर देखा। तुम दोनों अपना समय लो, मैं पहले खाऊंगी। कांग झेंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। तू दीच ने कहा, ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें डिनर पर आमंत्रित करूंगी। कांग झेंग के सामने डिंगमी के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि आपके पास समय है तो मेरे साथ अपॉइंटमेंट लें। यदि आपके पास समय नहीं है तो भूल जाइए। यह उत्तर एकदम सही था। लू शी मिया के सहायक ने भोजन का ऑर्डर देने के लिए फोन किया ही था कि उसने जियांग के डू को अंदर आते देखा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा और मुस्कुराया। मिस जियांग, नमस्ते। जियांग के डू पिछले 2 सालों से अक्सर यहाँ आ रही थी। वह वर्तमान में अपने परिवार की कंपनी में जनरल मैनेजर के पद पर काम कर रही थी। दूसरों की नज़र में वह एक समृद्ध सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। पहले तो क्वांग आन्ह के कर्मचारियों ने सोचा कि वह लू जोंग की गर्लफ्रेंड है। जब तक लू शी मिया ने सबके सामने उसके साथ बाहर खाने पर जाने से साफ इनकार नहीं कर दिया, तब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि यह सुश्री जियांग थी जो एकतरफा प्यार करती थी। हालांकि वे बहुत उत्सुक थे। जियांग के डू बहुत सुंदर थी और उसका पारिवारिक इतिहास इतना अच्छा था, फिर भी लू जोंग उसे कैसे पसंद नहीं कर सकता था। जियांग क्वांग आन्ह के नए रिलीज हुए सीआरएम सॉफ्टवेयर वान के का उपयोग करने वाले ग्राहकों का पहला समूह था, इसलिए कंपनी के सभी कर्मचारी उसके साथ बहुत विनम्र थे। जियांग के डू सीधे लू शी मिया के कार्यालय में गया, लेकिन सहायक ने उसे दरवाजे के बाहर ही रोक दिया। सहायक ने अपने सिर को खरोंच दिया, शर्मिंदा होकर। मिस जियांग, मिस्टर लू अभी व्यस्त हैं। बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं है। एक सुंदर मुस्कान को मना करना आसान नहीं था। सहायक के पास दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उठ खड़ा हुआ, उसकी ओर देखा। उसकी आवाज न तो गर्म थी और न ही ठंडी। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था, मुझ पर अपना समय बर्बाद मत करो। पिछली बार, यह 1 साल पहले की बात होगी। खोंग खाडू को बहुत अच्छी तरह याद था। दरअसल वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो किसी से चिपके रहने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दे। उसके पीछे बहुत से लोग थे। वह भी कई बार प्यार में पड़ चुकी थी। उन सभी का ब्रेकअप हो चुका था। जियांगजू लौटने पर पुरुष अविवाहित थे और महिलाएं अविवाहित थी, और उसके बगल में लू शी मिया से बेहतर कोई पुरुष नहीं था। उसे लगा कि लू शी मिया का पीछा करना कोई शर्मनाक बात नहीं थी। इसके अलावा अगर हाई स्कूल में डिंगमी नहीं होती तो वे दोनों एक साथ हो सकते थे। आखिरकार दोनों के माता पिता उन्हें मिलाना चाहते थे। अब तक उसके माता पिता को अभी भी उम्मीद थी कि वह लू शी मिया के साथ रह सकती है। जियांग के डू ने उसके करीब आने और कई महीनों तक लू शी मिया का पीछा करने की पहल की। लू शी मिया का रवैया हमेशा बहुत ठंडा रहा था। जियांग के डू को इसकी आदत थी, क्योंकि वह हाई स्कूल में ऐसा ही था। लेकिन उसने कभी किसी ऐसे आदमी को नहीं देखा था जिसका पीछा करना इतना मुश्किल हो। आप किस काम में बुरे हैं? ल्यूक थोई मिया उससे संतुष्ट क्यों नहीं है? वह केवल डिंगमी के बारे में सोच सकती थी। अतीत में
उसने लू शिमिया का एक वीडियो भी देखा था जिसमें वह नशे में पागल हो रहा था। अकल्पनीय महसूस करने के अलावा उसे थोड़ी जलन भी महसूस हुई। एक बार जियांग केडू उसकी कंपनी में गया और उसके ठंडे रवैये का सामना किया। उसका दिल कुछ हद तक ठंडा हो गया। क्या इस आदमी का दिल पत्थर का बना था? यह इतना कठिन था कि वह मदद नहीं कर सकी और पूछ बैठी, लू शिमिया, क्या तुम्हें अब भी डिंगमी पसंद नहीं है? उस समय लू शिमिया कांच की खिड़की के सामने खड़े थे। उनके हाथ में एक सिगरेट थी। उन्होंने एक कश लेने के लिए अपना सिर नीचे किया, फिर उसे देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। शायद बहुत समय हो गया था जब किसी ने उसके सामने दीन मत का जिक्र किया था, इसलिए उसकी आंखें चौंकी हुई लग रही थी। वह नजर आज भी खुओंग खा-डू को साफ साफ याद है। ल्यूक थोई मियाँ ने सिगरेट का एक और कश लिया, धीरे से मुस्कुराया, उसकी तरफ देखा और पहली बार स्वीकार किया, यह सही है, इसलिए अब मुझ पर अपना समय बर्बाद मत करो।